तो महिला बाल विकास मैंने आपको बता दिया, ये महिला खुद है, बाल इसकी बच्ची है, तो अपना विकास ये कर रहे हैं, विकास दुबे कर दिया, पूरे देश का तो विकास दुबे कर दिया, अपना विकास कर लिया। कल निमोताई का बयान आया था, निमोताई कह रही थी कि वो चुनाव नहीं लड़ेगी क्योंकि उसके पास पैसे नहीं है। उसके पति का ऐसा सनसनीखेज बयान आना कि इलेक्टोरल बॉन्ड जो है विश्व का, हिंदुस्तान नहीं विश्व का सबसे बड़ा घोटाला है, ये रैकेट चलाता है, एक्सटॉर्शन गैंग। और राफेल में 3 अपने ही लुढ़का दिए 65 साल में, सुषमा स्वराज, अरुण जेटली, मनोहर पर्रिकर, 3 आउट कर दिए 65 पे, स्लो पॉइजन दे के। मुख्तार अंसारी को इन्होंने स्लो पॉइजन दिया है, उन खट्टर जो है उसको हटा के एक उसका ड्राइवर था नायब सैनी, उसको सीएम लगाया, बिल्कुल ड्राइवर टाइप का आदमी, और उसको क्या दिए, Z+ सिक्योरिटी दिए मनोहर लाल खट्टर को। अरे भैया 2 टके का आदमी, तेरे को किसे खतरा होगा? बोले IB ने रिपोर्ट दिए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कोमल सिसोदिया और आप देख रहे हैं वॉइस हाई इंडिया। आज दिन भर अंकिता भंडारी सोशल मीडिया पे काफी ट्रेंडिंग में है और ये क्यों है, इसका भी कारण बताएंगे। अंकिता भंडारी लगातार ट्रेंड कर रहा है सोशल मीडिया एक्स पर और इसकी वजह है सबसे बड़ी स्मृति ईरानी। जी हाँ, स्मृति ईरानी अभी उत्तराखंड गई थी, उत्तराखंड पहुंची थी वो अभी अनिल बलूनी के नामांकन के लिए पहुंची थी वो, और जिस तरह से पत्रकारों ने उनसे सवाल किया, वो क्लिप भी आपको दिखाएंगे हम। पत्रकारों ने जब उनसे सवाल किया अंकिता भंडारी को लेकर, तो वो एकदम हड़बड़ा गई और हड़बड़ाहट में वो अपनी गाड़ी तक पहुंची और वहां जाकर बैठ गई और पत्रकारों को कहने लगी कि अब भैया आप मुझे धक्का मत मारिए। तो आपको वो विजुअल्स दिखा देते हैं किस तरह से स्मृति ईरानी पत्रकारों के सवालों से भागती नजर आई, जो कि महिला और बाल विकास मंत्री बीजेपी सरकार में। सोचिए कि एक महिला बाल विकास मंत्री है स्मृति ईरानी, उसके बावजूद वो एक छोटे से सवाल का जवाब नहीं दे पाई। आपको वो क्लिप सुनवाते हैं, लेकिन उससे पहले जोड़ लेते हैं हमारे साथ ज्योत्सना जी मौजूद हैं और खुशबू श्रीवास्तव हैं। बहुत स्वागत है मैम आपका। इसके बाद आपको पहले आप ये वीडियो सुनिए जरा कि स्मृति ईरानी किस तरह से पत्रकारों के सवाल से भागती नजर आई। महज एक सवाल पत्रकार ने पूछा था कि मैम अंकिता भंडारी के लिए आप क्या कहना चाहेंगी, लेकिन मजाल है कि स्मृति ईरानी ने कुछ बोला हो। सुनिए जरा आप ये वीडियो। भंडारी के बारे में क्या कहना चाहेंगे मैडम अंकिता भंडारी के बारे में क्या कहेंगे? एक बार फिर से सुनवा देते हैं आपको। क्या अंकिता भंडारी के बारे में क्या कहना चाहेंगे मैडम अंकिता भंडारी के बारे में क्या कहेंगे? तो बौखलाहट इतनी थी स्मृति ईरानी जी की कि पत्रकार ने महज एक सवाल पूछा कि आप क्या कहना चाहेंगे अंकिता भंडारी के ऊपर, तो इतने में उन्होंने बोला कि आप मुझे धक्का मत मारिए, और इतना कहते ही वो गाड़ी में बैठ गई। सबसे पहले खुशबू जी से पूछ लेते हैं, मैम आप बताइए कि जिस तरह से वो महिला और बाल विकास मंत्री हैं, लगातार वो इस तरह के कई बार घेरों में भी आ चुकी हैं, मणिपुर की महिलाओं के ऊपर कुछ नहीं बोलती वो, लेकिन अभी हाल ही में जो एक्ट्रेस हैं कंगना रनौत, उनको लेकर के उनके सपोर्ट में वो खड़ी नजर आई थी। लेकिन अब इस पर आप क्या कहेंगे, ये जो रवैया है स्मृति ईरानी का? शुक्र है इस बार कम से कम उन्होंने ये नहीं कहा कि आप पत्रकारों ने उत्तराखंड की जनता का अपमान किया, ये सवाल पूछ के कि उत्तराखंड में जो है रेप हो रहे हैं। चुपचाप बैठी रही। अगर उनसे सवाल करो तो सबसे पहले तो ये है, रेप हो रहे हैं उसके बारे में कोई नहीं, लेकिन उत्तराखंड में रेप हो रहे हैं तो ये वहां के लोगों को न्याय दिलाने की बजाय आप ये नहीं कह रही हैं, तो इसका तो हमें शुक्रगुजार होना चाहिए इनका, स्मृति ईरानी जी का। कम से कम भागी और ये बोला नहीं जी। और रही बात भागने की, तो ये तो शुरू से भगौड़े हैं। बिल्कुल हो सकता है शायद जिस पत्रकार ने सवाल पूछा हो बाद में उसके ऊपर कुछ कार्रवाई हो जाए, इसका भी कुछ अंदेशा नहीं लगा बिल्कुल सकते। उसके मालिक का नाम नहीं पूछा। अगला वक्त मेरा सेंटेंस यही था, शुक्र मनाइए उसके मालिक, चैनल के मालिक का नाम नहीं पूछा। स्मृति ईरानी ने कितना बड़ा दरिया दिल दिखाया, उतना ही बड़ा जितना सिलेंडर का पैसा बढ़ता चला जा रहा है, उसी तरीके से अपने दिल दिखाया कि उन्होंने ये कहा कि उत्तराखंड की जनता का अपमान नहीं है और तुम्हारे मालिक को मैं कंप्लेंट नहीं करूंगी। तो ये उन्होंने बढ़ते सिलेंडर की तरह अपना बड़ा दिल दिखाया है। जी। और ऐसे कई तमाम मामले भी हैं, जबकि बीजेपी जब सत्ता में आई थी तो उसके बाद इनका सबसे पहला नारा यही था कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, लेकिन इन्होंने ये नहीं बताया कि आखिर बेटियों को बचाना किससे। सबसे बड़ा सवाल तो यही है, क्योंकि बीजेपी में आज भी इतनी लंबी फहरिस्त है, वो तमाम नेता शामिल हैं। ज्यादा लंबी फहरिस्त गिनवाएंगे तो काफी समय हो जाएगा, लेकिन एक कुलदीप सेंगर है,
उन्नाव केस याद होगा। और दूसरा अभी महिला पहलवानों का ब्रजभूषण शरण सिंह, जिनके ऊपर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, और महिला पहलवानों का जो उनको न्याय चाहिए था, जो न्याय के लिए वो मांग के लिए बैठे हुए थे, वो भी अभी तक उनको न्याय नहीं मिल पाया। न्याय की तो आप बात छोड़ दीजिए, आपको पता है नाबालिग, मैं डीसीपीसीआर की मेंबर भी हूँ, काम भी करती हूँ चाइल्ड प्रोटेक्शन राइट के। 2016 से और 2022 के बीच में 96% एनसीआरबी का डेटा है ये, बच्चों के साथ, माइनर्स के साथ जो है रेप के आंकड़े बढ़े हैं। जी ठीक है, तो जो क्या बाल विकास मंत्री है, क्या कभी एनसीआरबी कभी डेटा देखा है महिलाओं पे क्या रेप हो रहा है? बिल्कुल। 2022 में प्रतिदिन 3 महिलाओं का रेप हो रहा था, 3 महिलाओं का प्रतिदिन रेप। यही आंकड़ा बढ़कर 2022 में आकर जो हो गया है, 23 में आकर जो हो गया, 23 के आंकड़े इन्होंने रिलीज नहीं किए हैं अभी, लेकिन 22 के अंतिम आंकड़ों में जो हो गया है, 5 महिलाएं रोज रेप बलात्कार से पीड़ित होती हैं। ये इनको दिखाई नहीं देता है, ना ये इस पर ये बात करती है। ये बात किस पर करेंगी? गांधी परिवार पे बात करेंगी। ये बात किस पे करेंगी? राहुल गांधी पे बात करेंगी। ये बात किस पे करेंगी? सोनिया गांधी पे बात करेंगी। क्यों? जी, क्योंकि उनसे कोई सवाल ना पूछे, उनसे कोई जवाब ना पूछे। अमेठी की जनता इन्हें ढूंढती फिर रही है, वहां तो जा नहीं पा रही है, दूसरे के इलाके में घूमती फिर रही है। बिल्कुल। दूसरे राज्यों में गई, लेकिन उसके बावजूद इनकी इतनी ज्यादा फजीहत हो गई कि एक सवाल का जवाब देना भी इनको भारी पड़ गया। ये है आज बीजेपी मंत्रियों की हालत की, जहां अगर कोई पत्रकार, हालांकि जल्दी से कोई सवाल नहीं कर पाता, इतना खौफ है, और जब कोई सवाल कर ले तो तुरंत वहां से भाग लेते हैं मंत्री। ये आप बोल रहे हैं कोमल जी, ये वही हैं जिनकी बेटी अभी गोवा में बिना लाइसेंस के गाय का मांस और सुअर का मांस बेच रही थी। तो जब महिला बाल विकास मंत्री की लड़की बिना लाइसेंस के गोवा में सबको दारू पिला रही है, गाय का मांस बेच रही है, सुअर का मांस बेच रही है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, कोई सवाल नहीं पूछ रहा, तो वो इस सवाल के लिए तैयार ही नहीं थी। ये तो रटे रटाए है ना। बीजेपी में लोग पढ़ते तो है नहीं, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं, हम लोगों की तरह कॉलेज और यूनिवर्सिटी तो देखा नहीं ना। तो जो रटे रटाए सवाल से अलग सवाल होगा उससे भागेंगे। और ये कोई नई बात नहीं है, आप प्रधानमंत्री मोदी जी को ही देख लीजिए, प्रधानमंत्री बनने के बाद अब तक कितने इंटरव्यू दिए, वो तो आते ही नहीं, ये तो भागती तब भी है। ये भागते हुए तो रिकॉर्ड होते हैं, वो तो भागते हुए भी रिकॉर्ड नहीं हो रहे हैं। बिल्कुल। ज्योत्सना जी, मैं आपके पास आऊंगी कि जिस तरह से अभी खुशबू जी ने बात करी प्रधानमंत्री की, जबकि वो तो नारी शक्ति का अभी हाल ही में एक स्पेशल सेशन लाके 2023 में उन्होंने नारी शक्ति के लिए एक अधिनियम भी लागू किया, जिसमें महिलाओं की भी भागीदारी होगी, और नारी शक्ति की भी वो बात करते हैं। लेकिन मणिपुर में जिस तरह से देश ने तमाम वो तस्वीरें देखी हैं, वो नग्न तस्वीरें देखी हैं मणिपुर में महिलाओं की, उस पर कभी प्रधानमंत्री वहां गए नहीं। हालांकि जब संसद का सेशन शुरू हुआ तो उस वक्त उन्होंने बस एक बार ही उस पर कुछ शब्द बोले थे। उसके बाद प्रधानमंत्री या स्मृति ईरानी, जो कि खुद महिला बाल विकास मंत्री है, वो खुद मणिपुर नहीं गई। और महिलाओं की जब बात होती है तो उस हक में भी वो कभी खुलकर बात नहीं करती। हालांकि पेड लीव को लेकर एक बार मनोज झा ने ये मुद्दा उठाया था संसद में, उसको लेकर भी उन्होंने बोल दिया कि ये तो आम चीज है, इससे पैरालाइज तो होती नहीं है महिलाएं। तो इस पर भी उन्होंने काफी कुछ बोला था पेड लीव के लिए। और ग्लोबल हंगर इंडेक्स की रिपोर्ट आई थी। ये तमाम वो मुद्दे हैं जो महिला बाल विकास मंत्री के पास रहते हैं, और उसके बाद इनकी इस तरह की टिप्पणियां आती हैं। तो क्या कहेंगी आप इस पर? देखिए, पहली बात तो हमें समझना होगा कि नरेंद्र मोदी स्मृति ईरानी को राजनीति में लाया था, और क्यों लाया था ये भी हम सबको मालूम है। और जहाँ तक महिला बाल विकास की बात है, तो महिला ये खुद है, ये 50 किलो से 200 किलो की हो गई है, तो विकास हुआ या नहीं हुआ। दूसरा, इस बाल इसकी बच्ची है जो नाबालिग है, और जो मरे हुए व्यक्ति के नाम पर लाइसेंस लेकर गोवा में अम्मा है गाय, जो नॉर्थ में मम्मी है और साउथ में यम्मी है, और वहां पर ये सिली सॉस नाम का एक रेस्टोरेंट चला रही है। नाबालिग लड़की, मरे हुए आदमी के नाम पर है वो लाइसेंस, और वहां लिखकर बेच रही है। और आज तक वो मामला ही दबा दिया गया, क्योंकि वहां का सुपर ऑनेस्ट आदमी था मनोहर पर्रिकर, उसको इन्होंने
अनटाइमली ऐसा में मौत का शिकार हो गया, वो स्लो पॉइजन दिया, जैसे कल मुख्तार अंसारी को इन्होंने मारा है। जी तो महिला बाल विकास मैंने आपको बता दिया, ये महिला खुद है, बाल इसकी बच्ची है, तो अपना विकास ये कर रहे हैं, विकास दुबे कर दिया, पूरे देश का तो विकास दुबे कर दिया, अपना विकास कर लिया। नरेंद्र मोदी इसको क्यों लेकर आया था, वो भी अगर आप अलाउ करें तो मैं यहाँ बोलूं, मुझे तो डर है नहीं, आपको पता है कि हम तो सरफिरे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आप तो बहुत दमदारी के साथ अपनी बात रखती हैं। जी कहिए। तो भगत सिंह ऐसे डरता तो फांसी का फंदा ना चूमता, तो हम तो भगत सिंह के वंशज हैं, हमारी कौम से आते हैं भगत सिंह, एंड वी आर प्राउड ऑफ दैट। तो हम डरने वाले लोग तो है नहीं। नरेंद्र मोदी अगर महिला शक्ति की बात करता है तो नरेंद्र मोदी बता दे मानसी सोनी कहाँ है, मानसी सोनी का परिवार कहाँ है, सीएमओ में उसके साथ क्या हुआ था, उस दिन वहां पर कौन कौन मौजूद था। जिस दिन सीएमओ में वो आई लड़की, पहले फ्लोर पे मानसी सोनी को रखा गया था, और ये कोई प्राइवेट मैटर नहीं है। मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री कोई प्राइवेट अफेयर नहीं होते, प्राइवेट आदमी वो होता है जो सरकारी सुविधा ना लेकर अपने घर में मना रहा हो। इसने तो मनाकर एक अनपढ़ औरत को देश की एचआरडी मिनिस्टर बना दिया। जो सबसे विजनरी प्रधानमंत्री हमारे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने देश में आईआईटी और आईआईएम स्थापित किए, जिससे पढ़कर लोग हमारे हिंदुस्तान के अक्रॉस द ग्लोब काम कर रहे हैं। और मुल्कों की जो तथाकथित आधुनिक मुल्क हैं, उनकी अर्थव्यवस्था में भारतीय इंजीनियरों, भारतीय अर्थशास्त्रियों का बड़ा बड़ा योगदान है। अमेरिका ऑल्सो, जो सबसे तथाकथित, सबसे ज्यादा आधुनिक और एडवांस्ड और प्रगतिशील देश है, उसके हिंदुस्तान के इंजीनियरों के बिना। और अभी हमने क्या पैदा करे पिछले 10 साल में, कावड़ियों पर ये हेलीकॉप्टर से फूल बरसाता है, क्योंकि इनके काम का है, धर्म की दुकान चलाते हैं। और हम मुंशी प्रेमचंद को मानने वाले हैं। वो मुंशी प्रेमचंद तो यही कहते हैं, रंगभूमि में उन्होंने यही कहा कि भय है ना, जो अनंत क्या कहेंगे उसको, एक अनिष्ट की आशंका, आपको भय आपको धर्म की तरफ लेकर जाता है। तो ये जैसे खुशबू कई बार कहा करती है कि ये लड़ाई है और खाने वालों और दूध पीने वालों के बीच में। तो ये एमएसपी वर्सेस एमआरपी की लड़ाई है। तो रही बात महिलाओं की, इसी देश में 2023 में महिलाओं के प्राइवेट पार्ट्स में हाथ डाला जा रहा है। तो कौन सी शक्ति की बात कर रहा है नरेंद्र मोदी? क्या मणिपुर भारत का हिस्सा नहीं है? क्या नरेंद्र मोदी को उसी दिन इस्तीफा नहीं दे देना चाहिए था? पूरे देश की आत्मा उबल गई, और ये ईवीएम पे कूद रहा है। मैं आपको बता रही हूँ, इसको कोई लेना देना नहीं जनता से। जनता से लेना देना होता, या इसको भय होता कि जनता वोट नहीं करेगी, तो ये अब तक सीधा हो गया होता। अब मणिपुर में 7 महीने से हिंसा करवा रहा है, और जो महिलाओं के साथ हुआ है वो तो पराकाष्ठा है। ऐसा नगन नृत्य तो महाभारत कालीन में भी नहीं हुआ होगा। महाभारत पर राजनीति करने वाले लोग, द्रौपदी का चीरहरण हुआ या नहीं हुआ ये तो हमने नहीं देखा, लेकिन मणिपुर में चीरहरण हुआ, दिल्ली में हुआ, दिल्ली में भी पार्लियामेंट स्ट्रीट पे हुआ, जंतर मंतर पर हुआ, हमारी पहलवान लड़कियों को घसीटा गया लिटरली, वो हम नहीं भूल सकते हैं। और रही अंकिता भंडारी की बात, अंकिता भंडारी पर ये कैसे बोलेगी? इसकी बहन मीनाक्षी लेखी कनॉट प्लेस में हनुमान मंदिर आई थी, आपको याद होगा, किसान उन्होंने पूछ लिया था पत्रकारों ने कि ये पहलवानों के साथ क्या हुआ है, तो भागी दुम दबाकर। ये 2-2 लाख की साड़ी पहनने वाली महिलाएं ये पीती है, यू नेवर नो कि ये भी खाती होंगी। तो आप इनसे महिला पक्ष की, महिलाओं के पक्ष में ये बात रखेंगी? आपको ये उम्मीद है? मुझे ताजुब है, मुझे कोई उम्मीद नहीं है इनसे। और बूढ़ा मरो या जवान, हत्या सेती काम, ये गंदे लोग हैं। और स्मृति ईरानी का तो खैर इतिहास ही ऐसा है, उसने अपना विकास कर लिया है, 200 किलो की हो गई। जी, तो क्या लगता है ये अभी आने वाले लोकसभा चुनाव है, इस पर भी थोड़ी सी आपसे टिप्पणी ले ली जाए। क्या कहना चाहेंगी, क्या विपक्ष कितनी मजबूती से इस बार टक्कर दे पाएगा बीजेपी को? क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस की बात कर लें तो कांग्रेस के तमाम खाते सीज कर दिए हैं, 1800 करोड़ का जुर्माना लगा दिया गया। जी मैं बता रही हूँ कि टाइमिंग क्या चुनी है इन्होंने केजरीवाल को अंदर डाला है, जबकि केजरीवाल के सूत्रधार शरद शेट्टी, उससे इन्होंने 52 करोड़ रुपया लिया हुआ है, या 60 करोड़ है शायद, 59 करोड़ है, आई डोंट नो। 60 करोड़ है, 5 करोड़ एक बार दिया था उन्होंने। हाँ 60 करोड़ है लमसम, और हो सकता है कि 160 करोड़ भी हो, अभी तक आंकड़े आ रहे हैं, अभी पूरे नहीं है किसी के पास भी। दूसरा जो एक और है जिसको आज इनके अलायंस से टिकट मिला है हैदराबाद साउथ से कहीं से, तो जो अप्रूवर है, जो लिकर में अप्रूवर है अरविंद केजरीवाल के खिलाफ, जो इस पूरा सूत्रधार है, उनको टिकट मिला है आज ही। तो सारी चीजें एक्सपोज हो रही धीरे धीरे।
अरविंद केजरीवाल से अरविंद केजरीवाल उन 5 नामों में से हैं जिनसे नरेंद्र मोदी बहुत ज्यादा डरता है। और केजरीवाल हरियाणवी है तो हमें सॉफ्ट कॉर्नर भी है। और दूसरा है राहुल गांधी, तो शेर है हिंदुस्तान में, अकेला 56 इंची अगर कोई है तो राहुल गांधी है। राहुल गांधी को ईडी ने इन्होंने बहुत कोशिश करी 2022 में। राहुल गांधी को 50-50 घंटे इन्होंने ईडी से ग्रिल करवाया, लेकिन भाई की औकात नहीं थी। राहुल गांधी संत है, महात्मा बुद्ध है, फकीर है, उसको ये अंदर डाल ही नहीं पाए। नहीं तो ये डाल देते, अगर राहुल गांधी ने इतनी भी गलती कर रखी होती तो डाल देते। आप ये देखिए कि इस माहौल में इनकम टैक्स 1800 करोड़ रुपए का पेनल्टी भेज रहा है और इनके इलेक्टोरल बॉन्ड पे कोई कुछ नहीं बोल रहा है। तो ये पराकाष्ठा है। मैं कहती हूँ कि ये ऐसी ऐसी घटनाएं तभी होती है जब देश में बड़े बदलाव की एक लकीर रखी जाती है। और आई एम श्योर, मैं अभी कॉन्फिडेंट हूँ कि हम इसी साल नरेंद्र मोदी को धूल चटाएंगे और ये देश का पहला प्रधानमंत्री होगा जो जेल में काटेगा बाकी के दिन, बाकी का जीवन ये जेल में सड़ेगा। ये भी और इसका भाई वो और ये इसकी भी, ये दो मुगल कालीन से ना 2 नर्तांगनाएं हुआ करती थी, नर्तकियां, जिससे राजा सलाह भी लिया करते थे राजनीति की। तो 2 नर्तांगनाएं हैं, बेशक केस कर दे, आई डोंट केयर। एक तो स्मृति ईरानी ज्यादा 200 किलो की होगी, एक है ना जो नई पोर्न स्टार आई है कंगना रनावत, जो पूरे दिन ऐसे रोती रहती है, 10 साल से रो ही रही है, जिसकी जो 2000 उस इडियट को ये नहीं मालूम कि लाखों शहादतें देकर 1947 में भारत आजाद हुआ था। और एक लंगोटी में जो अहिंसा के जो पूरे विश्व में जिनकी धाक है, राष्ट्रपिता, इनके इसके जो पिता थे, स्मृति ईरानी के पिता थे ना गोडसे, जो 377 एलजीबीटी वाले थे, वीर सावरकर के साथ इसके प्रेम संबंध थे गोडसे के। तो गोडसे के पास 1948 में हथियार था, और हथियार भी किस पे चला, अंग्रेजों पे नहीं चला, भाई का हथियार राष्ट्रपिता पर चला। तो देखिए आप, इनको चोट कहाँ लगी कि आजादी आ गई, इनके बप्पा चले गए ना अंग्रेज, अब इनके पिता हैं कॉर्पोरेट वाले, अडानी अंबानी, इनको पूरा हिंदुस्तान सौंपना चाहते हैं। लेकिन हमसे डर है, हरियाणा पंजाब से डर है, हम होने नहीं देंगे ये, हमसे जान चली जाए, हम कॉर्पोरेट को देश नहीं सौंपने देंगे। जी खुशबू जी, अभी कल अपोजिशन का बहुत बड़ा जो है फिर से हमें इकट्ठा देखने को मिलेगा दिल्ली के रामलीला मैदान में। क्या लगता है आपको, कितनी मजबूती के साथ में विपक्ष जो है अब बीजेपी से डील करेगा, और किस तरह से, क्या रणनीतियां होंगी, किस तरह से बीजेपी से डील करने वाला है पूरा अपोजिशन? क्योंकि बीजेपी तो जो है भ्रष्टाचार खत्म करने के नाम पे, मैं खुद इस बात को सीधा सीधा बोलना चाहूंगी कि भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए आई थी बीजेपी सरकार, लेकिन आज वो एक एक करके अब विपक्ष को ही खत्म कर रही है। पहले विपक्ष कमजोर दिखता था, तमाम मीडिया चैनल्स में दिखाई देता था कि अपोजिशन तो कहीं दिखता नहीं है, लेकिन इस बार लोकसभा चुनाव में अपोजिशन, पूरा विपक्ष इकट्ठा होकर एक साथ मजबूती के साथ लड़ रहा है। तो अब क्या बीजेपी डर गई है इससे? बीजेपी शुरू से डरी हुई थी। पहले वो ये दिखाने का प्रयास कर रही थी कि इनकी आपस में फूट है, तोड़ने का प्रयास कर रही थी। दूसरी बात, बीजेपी से कोई पार्टी, मैं ये भी नहीं कहती पार्टी की कार्यकर्ता होने के नाते कोई पार्टी लड़, बीजेपी से सीधी जनता लड़ रही है, बीजेपी से सीधी जनता लड़ रही है। आप इनको, बीजेपी वालों को, जनता को संभालना मुश्किल हो रहा है। जिस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड से लेकर, इनके अडानी से संबंध से लेकर, और आतंकवादियों को संरक्षण देने तक के फोटो जो अभी आए हैं, आपने रिसेंट में देखे होंगे पब्लिक के सामने, कि किस तरीके से बैंकों को खोखला किया। आज पब्लिक भी समझ रही है, डर की वजह से आम लोग अपना पैसा बैंक में नहीं रख रहे हैं, सैलरी आते ही तुरंत निकाल लेते हैं। तो विपक्ष जो लड़ रहा है, विपक्ष जो मैसेज देना चाहता था, वो बीजेपी गवर्नमेंट ने खुद दे दिया है। तो कोई भी पार्टी, कोई भी नेता, कोई भी पार्टी का कार्यकर्ता नहीं, आम जनता बीजेपी से लड़ रही है। बीजेपी को हराएगी ये आम जनता, क्योंकि आम जनता हमेशा, भारत की जनता हमेशा अहिंसा का सपोर्ट करती रही है। ये हिंसा को लेकर आए हैं, खून की राजनीति लेकर आए हैं, दंगों की राजनीति लेकर आए हैं। भारत की राजनीति और भारत की पहचान ये नहीं है। भारत की पहचान बुद्ध से है और गांधी से है, गोडसे से नहीं है। अभी हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पति परकला प्रभाकर का ये बयान है कि इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के ही उन्होंने इसको भारत का नहीं बल्कि दुनिया का ही सबसे बड़ा स्कैम बताया उन्होंने।
अब यस सोचिए जो वित्त मंत्री के पति ही इस तरह की बात कर रहे हैं, तो क्या जनता इस चीज को समझ पाएगी या फिर विपक्ष इसमें मुद्दे को काफी करने दमदारी से उठा पाएगा? क्योंकि विपक्ष कहीं ना कहीं लग रहा है कि इलेक्टोरल बॉन्ड का जो मुद्दा है वो अब धीरे धीरे दबता जा रहा है। कल निम्मोताई का बयान आया था। निम्मोताई कह रही थी कि वो चुनाव नहीं लड़ेगी क्योंकि उसके पास पैसे नहीं है। उसके पति का ऐसा सनसनीखेज बयान आना कि इलेक्टोरल बॉन्ड जो है विश्व का, हिंदुस्तान नहीं विश्व का सबसे बड़ा घोटाला है। ये रैकेट जी। चलाता है एक्सटॉर्शन गैंग नरेंद्र मोदी। तो नरेंद्र मोदी वर्ल्ड का सबसे बड़ा पहले एक्सटॉर्शन गुजरात के वसूली भाई थे, अब पूरे देश के वसूली भाई हो गए हैं। नहीं, ये पहले भी हिंदुस्तान पूरे भारत में करता था अहमद पटेल से मिलकर, और इन्होंने ही शहाबुद्दीन लूट लिया। शहाबुद्दीन की जो हत्या हुई है गुजरात में, अगर थोड़ा सा पीछे जाके देखें, जस्टिस शहाबुद्दीन, लोया। हाँ, शहाबुद्दीन जो है वो इस वसूली गैंग के लिए काम करता था। फिर इन्होंने बहुत मर्डर फिर किए हैं फिर इन्होंने। जब शहाबुद्दीन ने अपने पर निकाले तो जज लोहिया मर गए, जज लोहिया मरे तो शहाबुद्दीन इधर मर गए, उधर नहीं मरे तो नहीं इधर गौरी लंकेश मरवा दी। वहाँ- मतलब कुल मिला के इनके पास मारने काटने के अलावा कोई दंगा कराना, इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। इनके पास कोई योजना नहीं है भारत के लोगों के लिए, ना शिक्षा ये है, ना स्वास्थ्य है, ना रोजगार है, ना सुरक्षा है। चीन हमारे सर पर आके गांव बसा लिया है और आप सुरक्षा की बात करते हैं। ये हिंदुस्तान का पहला पीएम है जिसके खिलाफ ब्राजील में वैक्सीन का केस दर्ज है, जांच चल रही है। और हाँ, राफेल की फ्रांस में जांच चल रही है। और राफेल में 3 अपने ही लुढ़का दिए 65 साल में। सुषमा स्वराज, अरुण जेटली, मनोहर पर्रिकर, तीन आउट कर दिए 65 पे। स्लो पॉइजन दे के मुख्तार अंसारी को इन्होंने स्लो पॉइजन दिया है। 19 मार्च को मुख्तार अंसारी ने चिट्ठी लगी प्रशासन को कि मेरे खाने में जहर दिया गया है, और 8 दिन के अंदर अंदर मुख्तार अंसारी की डेथ हो गई है। तो हम ये जी। नहीं कहेंगे कि वो मुजरिम था, वो मार दिया। नो नो नो, वो कोर्ट का काम है, कोर्ट डिसाइड करेगा। अब नरेंद्र मोदी पर भी 1000 आरोप है, लेकिन कोर्ट डिसाइड करेगा। हमने तो नरेंद्र मोदी को नहीं मारा ना, हम तो मारने की सोच ही नहीं रहे। हम तो कह रहे हैं भाई जेल में डालो, लेट कोर्ट हैंडल। लेकिन ये तो मार ही रहे हैं अतीक अहमद को, उसके भाई को। माननीय था वो, 5 बार का एमएलए था, और इन्होंने मीडिया के सामने गोलियों से भून दिया। और ये 2 मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और अरविंद केजरीवाल को जेल में डाल दिया है। और ये क्या सोच रहे हैं कि ये बच लेंगे? अपने लिए इन्होंने जेल का रास्ता प्रशस्त कर लिया है। कांग्रेस बदलाव की बात करती है, बदले की बात नहीं करती। बीजेपी के हाथ से हिंदी बेल्ट गांव पट्टी खिसकती हुई नजर आ रही है। वो ये बात बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। जो आप अभी देख रहे हैं, दोनों मुख्यमंत्रियों को जेल में डाला जाना, वो इस बात का सबूत है कि आरएसएस का जो अभी डेटा है, आरएसएस का सर्वे जो होता है वो सबसे विश्वसनीय सर्वे होता है। आरएसएस के सर्वे में भारतीय जनता पार्टी पूर्णतः हार रही है। हरियाणा में भारतीय अगर जनता बात पार्टी की 160 सीटें आई हैं। आरएसएस और बीजेपी के खुद के सर्वे में 160 के आसपास ये लोग सिमट रहे हैं। और जैसे जैसे इलेक्शन आ रहा है, इसीलिए कांग्रेस के अकाउंट फ्रीज किए गए, मुख्यमंत्रियों को जेल में डाला गया, और जो प्रभावशाली व्यक्ति हैं जिनके कहने या सुनने से लोग प्रभावित होते हैं, उनके सोशल मीडिया अकाउंट बंद किए जा रहे हैं, उन्हें नजरबंद किया जा रहा है। वो इसीलिए कि आरएसएस का सर्वे अंदर ही अंदर सब कुछ कह चुका है। और अभी हाल ही फिलहाल नागपुर में आरएसएस ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी कहा है कि नरेंद्र मोदी जो है, खुद कहा है उन्होंने, उस कॉन्फ्रेंस की वीडियो रिकॉर्डिंग भी होगी। कई लोगों ने बोला है कि भ्रष्टाचार हुआ है, नरेंद्र मोदी के खिलाफ हम हैं। ये आरएसएस के लोगों ने की, आपके पास भी वीडियो आया होगा। जी, मैं वापस से मुद्दे पे लौटते हैं कि जिस तरह से आज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे को लेकर के आई थी बीजेपी, लेकिन आज वो कहीं भी जमीनी स्तर पे देखें तो वो सारे के सारे इनके जो बड़े बड़े ये डायलॉग्स थे वो फेल होते नजर आते हैं। मणिपुर में महिलाएं हो गई, अब बीजेपी में ही खुद इस तरह के लोग भरे पड़े हैं। ब्रजभूषण को देख लीजिए, कुलदीप सेंगर को देख लीजिए। तो इस पर आपसे लास्ट एक एक टिप्पणी लेना चाहूंगी कि अगर इस बार बीजेपी फिर से आती है तो देश की क्या हालत होने वाली है। और जो महिलाएं हैं, क्योंकि कुछ महिलाएं भी ऐसी भी हैं जो खुलकर बोलती है कि नहीं आएगा तो मोदी ही। तो क्या लगता है अगर इस बार बीजेपी आती है, और खास तौर से अगर मैं अभी हाल ही में बात करूं, मणिपुर में अगर, क्योंकि वो बीजेपी शासित राज्य है, वहां के मुख्यमंत्री अभी तक टिके हुए हैं कुर्सी पर, ना अभी वहां राष्ट्रपति शासन लगाया गया है, ना ही मुख्यमंत्री को पद से इस्तीफा उनसे दिलवाया गया है।
और अभी तक 1 साल होने को आया है, मई में पूरा 1 साल हो जाएगा और पूरे 1 साल से लगभग मणिपुर बिखरा हुआ है, वहाँ अशांति का माहौल है। और वहीं बंगाल, संदेश खाली जैसा अगर मामला होता है तो उस मुद्दे को मीडिया भी खूब जमकर भुनाता है और वहीं पे मणिपुर की कोई वीडियोस, कोई खबरें टीवी चैनल्स पे नहीं दिखाई देती। क्या कहना है आपका इस पर? देखिए, नरेंद्र मोदी की आप मजबूरी समझिए। नरेंद्र मोदी को कितना दोगला व्यवहार करना पड़ रहा है। एक तरफ वो विनेश को अपनी बेटी बताता है, उसी विनेश को पुलिस से घसीटवाता है। एक तरफ जी। उसको मणिपुर पे चुप रहना है, एक तरफ उसको संदेश खाली पर बोलना है, एक तरफ उसको यूक्रेन में वॉर रखवाना है, एक तरफ मणिपुर पे चुप्पी साधनी है। नरेंद्र मोदी की मजबूरी देखिए, वो कितने गंदे गंदे कपड़े पहन के चमकीले ऐसे बिल्कुल ही मॉडलों जैसे कपड़े, चमकीले चादर ऐसे वैसे कपड़े पहन के घूमता। नरेंद्र मोदी की मजबूरी समझिए। हमारी तरह वो नॉर्मल कपड़े भी नहीं पहन सकता, अंदर से खाली है। जो वो कौन सा था, जो बाइडेन था शायद अमेरिका का राष्ट्रपति, उसका मजाक उड़ा रहा है, हम वाइन वाले गिलास पे, तो कह रहा है ही ही। तो उसको समझ ही नहीं आया कि तेरा मजाक उड़ा रहा है ये। तो बाद में उसने मजाक भी कहा कि ये सोच रहा है कि मैं मजाक कर रहा हूँ, लेकिन मैं नहीं कर रहा हूँ। लेकिन भाई ने वादात निपोर दिए, विदेश नीति की बैंड बजी हुई है। और क्या नाम है, महिलाओं की बात तो आप अगर ब्रजभूषण सिंह पर जो आप दिल्ली पुलिस की चार्जशीट पढ़िए, आप उल्टी कर देंगे। और ऐसे ही आप एक संदीप सिंह का नाम बोल रहे हैं, हमारे शिक्षा मंत्री थे, सॉरी ये क्या था, खेल मंत्री था, हरियाणा में हॉकी प्लेयर है इंटरनेशनल, शायद कैप्टन रहे हैं हॉकी टीम के। और उसने हमारे यहाँ एक लड़की का शोषण किया है और चंडीगढ़ पुलिस ने जबरदस्त चार्जशीट दी है, लेकिन आज तक अरेस्ट नहीं किया है, ना ही इस्तीफा हुआ। अभी क्या नाम है, खट्टर जो है उसको हटा के एक उसका ड्राइवर था नायब सैनी, उसको सीएम लगाया, बिल्कुल ड्राइवर टाइप का आदमी। और उसको क्या दिए, Z+ सिक्योरिटी दी है मनोहर लाल खट्टर को। अरे भैया 2 टके का आदमी, तेरे को किससे खतरा होगा? बोले आईबी ने रिपोर्ट दी है। आईबी इतनी खाली बैठी है कि इनकी रिपोर्ट लेती घूम रही है। आईबी को ये नहीं पता चला कि पुलवामा में लोग मरने वाले हैं। आईबी को कारगिल वाला पता नहीं चला। आईबी मणिपुर मामले पे क्या कर रही है? आईबी को बस ये काम करना है कि खट्टर की जान को खतरा है या नहीं है, या फिर ये जो डोभाल है, डोभाल का बेटा पाकिस्तान में बिजनेस संबंध स्थापित कर रहा है, आईबी वहां पता नहीं कहाँ गोबर खा के पास हो रही है। तो समझ ही नहीं आ रहा। तो मैं आपको 2 लोगों की बात बता रही हूँ। मणिपुर के तो देखो अपराधी नहीं अभी फंसे हैं कि कौन करवा रहा है, क्योंकि सरकार समर्थित मामला वहां पर जो मैतेई कम्युनिटी है, मैतेई कम्युनिटी को सरकारी हथियारों, सरकारी संरक्षण प्राप्त है और आर्मी के हथियार उन्होंने लूटे हैं। अति आधुनिक हथियारों से वो कुकी समुदाय पर हमला कर रहे हैं, कुकी महिलाओं को नंगा घुमा रहे हैं, उनके में बकायदा हाथ डाल रहे हैं। हम तीनों महिलाएं हैं और इस दुख को भली भांति समझती हैं। और तो संदीप सिंह की आप चार्जशीट पढ़िए, चंडीगढ़ पुलिस ने लिखी है। और दिल्ली पुलिस ने इसके ब्रजभूषण के बारे में लिखा है कि ब्रजभूषण सिंह ने कोई ऐसा मौका नहीं छोड़ा कि जब बच्चियों का शोषण वो करने का कोई मौका नहीं छोड़ा। तो इतना घटिया ये देश में इससे घटिया पराकाष्ठा हो नहीं सकती। ये देश बिल्कुल ही इन लोगों ने चाट लिया है। और दुआ करो कि ये स्टॉप हो जाए और राहुल गांधी जैसा संत इस देश का प्रधानमंत्री बने और हम एक नई गाथा लिख सके, हिंदुस्तान की परंपरा को आगे बढ़ा सके। गांधी का देश है ये, गोडसे का नहीं है, ना ही वीर सावरकर जैसे माफी वीर का। धन्यवाद जी। खुशबू जी, आपसे भी लास्ट ले लेते हैं इसी पर। आपका क्या कहना है? अभी देश में जो तमाम चल रहा है, महिलाओं के साथ अभी तक अत्याचार रुकने का नाम नहीं ले रहे। हालांकि बीजेपी बोलती है कि जब तक चाहे उत्तर प्रदेश ले लीजिए आप, योगी जी बोलते हैं कि अगर कहीं पे भी किसी लड़की के साथ कुछ गलत होता है तो सीधा वो तो एनकाउंटर करवा देते हैं। देखिए जिस समाज में हम रहते हैं ना, वहाँ अपराध होंगे। यहाँ पे मैं एक बात कहना चाहूंगी, अगर मणिपुर जैसे राज्य में अगर योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री होते तो शायद अब तक वहां का अमन चैन तो वापस आ गया होता। मुझे नहीं लगता है ऐसा, बिल्कुल भी नहीं लगता। अगर ऐसा ही होता तो जहां वो उत्तर प्रदेश में है, कम से कम वहीं तो अमन चैन ले आए। आए दिन उत्तर प्रदेश में प्रतिदिन 2 महिलाओं के रेप दर्ज होते हैं, प्रतिदिन। भ्रूण हत्या, 4 भ्रूण हत्याएं कोक में कर दी जाती है। ये डेटा मैं आपको बता रही। दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात है, अपराध हम समाज में हैं, अपराध निश्चित तौर पर होंगे, लेकिन उन अपराधों को सिर पे लेना वो गलत है। बीजेपी उन अपराधियों को संरक्षण देती है। स्मृति ईरानी जैसे लोग इनको संरक्षण देते हैं, इनके सामने आके बचाव करते हैं, ये गलत है। हम जिस समाज में अपराध उसका हिस्सा है, हमें ये मानना चाहिए, लेकिन कानून व्यवस्था दुरुस्त होनी चाहिए।
आप सरकार में हैं, जब तक आप चुनाव लड़ रहे होते तब आप किसी पार्टी के मेंबर होते, लेकिन जब आप सरकार में आ जाते हैं तो आप सबके मुख्यमंत्री होते हैं, सबके प्रधानमंत्री होते हैं, सबके बाल विकास मंत्री, सब कुछ होता है, फिर आप पूरे भारत के होते हैं। लेकिन बीजेपी की ये गलती है कि वो इन लोगों को संरक्षण देती है। जब ये जेल से निकलते हैं, इनका मालाओं से स्वागत करती है, मालाओं से स्वागत करने के बाद इन्हें टिकट देती है, यानी ऐसे कृत्यों को बढ़ावा देती है। सबसे पहले ही बिल्किस बानो का अभी लगातार का उदाहरण आप देख लीजिए। बिल्कुल ज्यादा ठीक है, मैं यहाँ से शुरू करती हूँ। बिल्किस बानो का आप उदाहरण देख लीजिए। अपराधी को जेल हुई, जेल होने के बाद उन्हें चुनाव था गुजरात में, इसलिए निकाला गया। निकालने के बाद उनका जयमाला से स्वागत किया गया, उनमें से कईयों को टिकट के लिए ऑफर किया। आज और मजाक चल रहा है, आईबी को ये पता चल रहा है कि क्या बोलते हैं, पुलिस सबको ये पता चल रहा है कि किसके ऊपर हमला होने वाला है, लेकिन बिल्किस बानो के जो अपराधी है वो भागे हुए, वो उनको नहीं मिल रहे हैं। बिल्कुल, जेल में अभी तक वो अपने आप जमा नहीं हुए, जबकि कोर्ट ये कह चुकी है कुलदीप सेंगर इनका जेल से बाहर है। जब न्यायालय स्वतः इसका वो ले सकती है, संज्ञान ले सकती है, तो क्या इनको देख नहीं सकती है? चुनाव, इनको टिकट भी मिल रहा है, इनका सम्मान किया जा रहा है, इसलिए महिलाओं के साथ अपराध के जो मामले हो रहे हैं बीजेपी सरकार बढ़ावा दे रही है। इसीलिए आप आंकड़े देख लीजिए एनसीआर के, 96% बढ़ोतरी है बच्चों के मामले में 2014 से 22 के बीच में, यानी 2014 यानी 13, 12, 14 से पहले आप देख लीजिए, उससे पहले नहीं होते थे बच्चों के साथ इतने दुष्कर्म। 96% यानी पूरे 100%। तो किस बात की योगी सरकार, मोदी सरकार, स्मृति ईरानी किस बात की दलील दे रहे हैं? किस बात पे सुरक्षा की बात कर रहे हैं? महिलाओं की बात हो रही है ना। आप कुलदीप सेंगर पे बात नहीं करेंगे, आप कुलभूषण पे बात नहीं करेंगे, आप अपने विधायकों पे बात नहीं करेंगे, आप बिल्किस बानो पे बात नहीं करेंगे, आप अंकिता पे बात नहीं करेंगे, आप बात किस पे करेंगे? आप बात किस पे करेंगे? राहुल गांधी पे बात करेंगे। आप बात किस पे करेंगे? सोनिया गांधी पे बात करेंगे। क्यों? क्योंकि आपको जवाब ना देना पड़े। ना मारी हुई आंख भी, क्या बोलते हैं, स्मृति ईरानी को दिख गई राहुल गांधी ने आंख मारी कि नहीं मारी, लेकिन उनको ये नहीं दिख रहा कि बेटियां जो है गोलियां खा रही हैं, शिकार हो रही है, वो नहीं दिख रहा। तो ये साफ जाहिर है कि स्मृति ईरानी पूरी तरीके से जो है वो भ्रष्ट है, उनकी नीयत पूरी भ्रष्ट है, पूरी नीयत भ्रष्ट है उनकी। अपनी पार्टी और पार्टी के आदर्शों की तरह खुद वो भ्रष्ट है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद खुशबू मैम आपका भी, और ज्योत्सना मैम आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे साथ जुड़े और आपने अपनी बात खुलकर रखी। लेकिन एक लाइन और सुनते जाओ आप। कल आपने उड़ीसा का बीजेपी हैंडल देखा होगा? जी देखा था? कल का उड़ीसा का बीजेपी हैंडल है, उसमें ऐसी अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया है। ब्लूटिक हैंडल है, मेरे पास स्क्रीनशॉट है, कोई बकवास करे तो मैं आपको दे दूंगी। बहुत ही अभद्र भाषा, ये असलियत इनकी जगह जगह इनकी निकलती रहती है असलियत। जैसे उसने अनंत हेगड़े ने बोला था ना कि 400 सीट हमें संविधान बदलने के लिए चाहिए, तो ये इनकी बातें ना जबान पे आ जाती है। इनकी असलियत जो इनकी मीटिंगों में होता है ना, हेडक्वार्टर, भाजपा हेडक्वार्टर में, जो राष्ट्रीय समलैंगिक संघ के हेडक्वार्टर है नागपुर, इनमें जो इनकी बातें होती है ना, वो एक आधा शरीफ होता है, उसकी जबान पे आ जाती है पब्लिक में। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे फिर मुलाकात होगी किसी अगले मुद्दे पे, लेकिन तब तक के लिए नमस्कार। आप देखते रहें वॉइस आई इंडिया।